नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। और आज जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर, और प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है क्रिकेट जगत से जुड़ी, जहां मोहसिन नकवी ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, बीते कल की तस्वीरें अभी भी हम सभी की आंखों के सामने हैं, जब टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि हम पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं लेंगे, जिसके बाद में मोहसिन नकवी उस ट्रॉफी को लेकर ही चले गए। और अब सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार आ चुकी है। आखिर कौन कौन से वो मीम्स हैं दिखाएंगे आपको तस्वीरों के जरिए। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, बरेली से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर, जहां आखिर कौन है मौलाना का राइट हैंड। जी हां, मौलाना के राइट हैंड को इस समय गिरफ्तार किया गया है, जिसे इस बरेली में जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। आखिर किसकी गिरफ्तारी हुई है और आगे और कितनी गिरफ्तारियां हो सकती हैं बताएंगे विस्तार से। साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां गाजा पर ट्रंप की तरफ से एक प्लान इस वक्त सामने आया, जहां 21 सूत्रीय ये योजना, और इस योजना में आखिर किन कुछ बिंदुओं को इसमें शामिल किया गया है बताएंगे विस्तार से आपको इस पूरी खबर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। पहली प्रमुख खबर आपको बता दें कि बीते कल भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन तो बन गया, लेकिन चैंपियन वाली ट्रॉफी को एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद मोहसिन नकवी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और उनके कई सारे मीम्स इस समय वायरल हैं। दरअसल मोहसिन नकवी एशिया कप फाइनल में अपनी हरकत की वजह से चौतरफा घिरे हुए हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम के ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद मोहसिन नकवी एशिया कप की ट्रॉफी लेकर ही चले गए। और बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बहार। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं जब मोहसिन नकवी बन गए उठाएगी। तो सीधे तौर पर जो मैच था वो तो पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पाई, लेकिन ट्रॉफी जरूर पाकिस्तान ने। जब मोहसिन नकवी उठाईगिर बन गए, टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटाई और नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से टीम इंडिया ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान के किसी भी व्यक्ति के हाथों, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, हम उससे ट्रॉफी नहीं लेंगे अपनी हरकत की वजह से, जिसके बाद में नकवी ट्रोल होते हुए नजर आए। और ये सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें हैं जो इस समय काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। उनकी हरकत सुनकर हर कोई माथा पकड़ लेगा, यहाँ तक कि सिर्फ भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मीम्स की बहार आई हुई है उनको लेकर के, जिसमें अपने साथ ट्रॉफी को लेकर वो चले गए और नकवी विजेताओं के मेडल भी अपने साथ ही ले गए। और सोशल मीडिया पर अब मीम्स की बहार आई हुई है, जैसे कि नकवी उस ट्रॉफी को लेकर के सोते हुए नजर आए हैं, उस ट्रॉफी को हाथों में उठाते हुए नजर आए, और इस तरीके की कई सारी जो तस्वीर है वो इस समय सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर नकवी के मीम्स काफी वायरल हो रहे हैं और नकवी की इस हरकत पर बीसीसीआई की तरफ से भी तमाम सवाल उठाए हैं। और इसके साथ ही बीसीसीआई ने नकवी को कड़ी चेतावनी दे दी है, जिसको लेकर जो सचिव है बीसीसीआई के देवजीत सेकिया, उनकी तरफ से बयान भी सामने आया है और नकवी के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। आखिर अगर सोशल मीडिया की जब हम बात करें तो सोशल मीडिया पर फनी वीडियो और पोस्ट की बाढ़ आई हुई है, जिसमें ट्रॉफी चोर नकवी जैसे कीवर्ड के साथ कई सारे सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। और इसके साथ ही कई वीडियोस भी इस दौरान वायरल हो रहे हैं। कुछ एआई के जरिए वीडियो बनाए गए हैं और कुछ अगर हम देखें तो कार्टून की तरह वीडियोस बनाए गए हैं। इंडिया टीम को ट्रॉफी देने के लिए स्टेज पर नकवी तो पहुंचे और काफी देर तक वहां पर बने रहे, लेकिन टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी वहां नहीं पहुंचा। भारतीय खिलाड़ी फोन में ही बिजी रहे और सीधे तौर पर मोहसिन नकवी को सिरे से इनकार कर दिया। ये 3 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कई वीडियो इस समय वायरल है, वीडियो और फोटो कई सारे वायरल हैं मोहसिन नकवी के। और साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जब स्टेज पर इंतजार करते हुए मोहसिन नकवी नजर आए कि टीम इंडिया आएगी और फिर मैं उसको ट्रॉफी दूंगा, लेकिन टीम इंडिया बड़े ही शातिर अंदाज के साथ साफ तौर पर मना कर दिया कि पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के हाथों हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। तीसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं टीम इंडिया ने किस तरीके से इग्नोर किया है। तो ये पूरी कई सारी वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर
वायरल है। आखिर मोहसिन नकवी कौन है जिनके इस समय मीम्स एक के बाद एक बन रहे हैं, वो इस समय आपको बताते हैं। दरअसल मोहसिन नकवी पाकिस्तान सरकार में इस समय मंत्री हैं और साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं मोहसिन नकवी, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने उनके हाथों ट्रॉफी लेना स्वीकार नहीं किया कि हम उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे, कोई अन्य व्यक्ति अगर ट्रॉफी देगा तो हम स्वीकार कर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गौरव, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जब टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया तो क्या किसी और व्यक्ति के द्वारा किसी और व्यक्ति के हाथों टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं दी जा सकती थी क्या? कृतिका, बिल्कुल दी जा सकती थी और यही तो बात कही जा रही है कि मोहसिन नकवी का ये ढीठपना है कि ये बात पहले ही टीम इंडिया ने बता दी थी, बीसीसीआई के द्वारा पहले ही बता दी गई थी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, जो कि मोहसिन नकवी हैं, जो कि पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं, जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनके द्वारा कई भद्दे भद्दे कमेंट्स जो है वो किए गए इस दरमियान, इस पूरे टूर्नामेंट के दरमियान, जब ये सारी बातें हुई थी, जब नो हैंडशेक वाली बातें हुई थी और उसके बाद जिस तरह से परिस्थितियां बनी थी, उसके बाद से इनके द्वारा लगातार इस तरह की बातें जो हैं वो अपने खिलाड़ियों को, जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे उनको उन्होंने कहीं ना कहीं एक भड़काने वाला जो काम है वो भी किया कि ठीक है, आपको जो सही लग रहा है आप वो करिए, हर जाना हम भर देंगे। और जिस तरह की उन्होंने एक, अगर कल की बात करें तो जब अभिषेक शर्मा और जब कुलदीप यादव ने अपने व्यक्तिगत रूप से जो अपनी पुरस्कार राशि लेने के लिए जब वो स्टेज पर गए तो उनके लिए ताली तक भी नहीं बजाई। तो क्यों ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है? क्योंकि मोहसिन नकवी आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। खिलाड़ियों के बीच क्या बात हो रही है, खिलाड़ी एक दूसरे पे क्या कह रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, उसका संज्ञान जो है वो आईसीसी ले लेगा। लेकिन आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद पर बैठते हुए आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते कि आप किसी देश के खिलाफ भद्दे भद्दे कमेंट्स करें, आप अपने खिलाड़ियों को भड़काएं। आप भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कई बार उन्होंने बातें की। तो इस तरह की जब बातें सामने थी तो इसको लेकर के बीसीसीआई ने बेहद सख्त रवैया अपनाया था और बीसीसीआई ने इसे पहले ही कह दिया था कि टीम इंडिया अगर एशिया कप का ट्रॉफी जो है एशिया कप जीतती है तो फिर मोहसिन नकवी जो है वो नहीं, उनके हाथों से नहीं लिया जाएगा। और बड़ी बात क्या है कि वहां पर उस वक्त स्टेज में कई अन्य देशों के भी जो बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद थे, इसके अलावा यूएई के भी जो पदाधिकारी थे वो भी मौजूद थे। तो कम से कम जो विजेता टीम है मोहसिन नकवी की ये एक जिद थी कि मैं ही दूंगा, मेरे ही हाथों द्वारा जो है वो ट्रॉफी दी जाएगी। लेकिन टीम इंडिया ने साफ कर दिया था कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रॉफी को जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते जिसका देश जो है वो हमारे देश के खिलाफ एक तरह से कहना चाहिए कि एक लगातार आतंकवाद को जो है वो बढ़ावा देता जा रहा है। जी बिल्कुल गौरव, और इसके बाद में कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रखी हैं। मोहसिन नकवी को लेकर के मीम्स की बहार सोशल मीडिया पर है और हर और उनका मजाक बन रहा है। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र उसमें किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हारने के बावजूद भी अपने आप को विजेता घोषित किया, उसी तरीके से क्रिकेट के मैदान पर भी कि हार गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी ट्रॉफी वो लेकर चले गए। बिल्कुल, आप देखिए ना, सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं, कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो सूर्य कुमार यादव ने तो अपनी जो धनराशि थी वो आर्म फोर्सेस को जो है वो अपनी जो मैच फीस थी वो उन्होंने डोनेट कर दी। उसी की नकल पर सलमान अली आगा आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी जो पूरी पाकिस्तान की जो टीम है ना वो जो है वो जो भी मैच फीस है वो सारी जो डोनेट कर रही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में जो उनके नागरिक मारे गए। तो नागरिक तो नहीं मारे गए थे, आपके मारे गए थे आतंकवादी मारे गए थे। तो आप एक तरह से यहां पर भी आपका जो दोहरा चेहरा है ना वो भी विश्व के सामने खुल करके पूरी तरह से आ गया है। तो यही कहते हैं कि आप नकल के लिए अकल चाहिए होती है और मैदान पर आपको अपनी परफॉर्मेंस से आप बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये भी चाह रही है कि इस तरह की बातें हो जाए तो शायद उनको अपने देश वापसी होने पर उनके कोई परफॉर्मेंस की बात ना करे बल्कि ये सब तमाम बातें जो है वो हो और उससे उनका परफॉर्मेंस जो है वो हाइड हो जाए। लेकिन ऐसा हाइड होने वाला नहीं है क्योंकि जिस तरह का आपने जो हरकतें की हैं चाहे वो मैदान के अंदर की हो चाहे बाहर की हो वो सारी नोट होती रहती हैं। और कहीं ना कहीं अभी नवंबर में आईसीसी की एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होनी है जहां पर बीसीसीआई जो है वो मोहसिन नकवी के खिलाफ कहीं ना कहीं एक सख्त एक अपील जो है वो उनके खिलाफ करेगी और देखना होगा कि उस पर क्या कुछ आईसीसी का रवैया रहता है। जी
चलिए गौरव, आप इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर है बरेली से, जहां हाल ही में हुई हिंसा के पीछे का अब एक और बड़ा चेहरा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। बरेली हिंसा का दूसरा मास्टरमाइंड नदीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हां, ये वही नदीम जो तौकीर का दायां हाथ बताया जाता है, जिसने बरेली साजिश की पूरी पटकथा लिखने में अहम भूमिका निभाई। दरअसल इस हिंसा के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दिए थे कि हिंसा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब बस फिर क्या था, पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, कई लोगों को हिरासत में लिया गया और तब जाकर नदीम को गिरफ्तार किया गया। नदीम पर आरोप है कि उसने भीड़ को भड़काया, हिंसा फैलाई और माहौल बिगाड़ने की साजिश रची थी। पहले तौकीर और अब उसका राइट हैंड नदीम, यानी हिंसा की पूरी जड़ अब पुलिस की पकड़ में आती जा रही है। जानेंगे इस खबर से जुड़ा हुआ ताजा अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बरेली हिंसा में नया ट्विस्ट। तो बरेली हिंसा में ये नया ट्विस्ट आया, जिसमें आपको बता दें कि दूसरा मास्टरमाइंड नदीम को इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार किया है, जहां तौकीर रजा का राइट हैंड नदीम को बताया जाता है। और पुलिस ने तीखे सवाल जवाब भी इस वक्त जारी है नदीम से, लगातार उससे पूछताछ हो रही है और पूछताछ में कहीं ना कहीं नदीम कई सारे बड़े खुलासे कर सकता है। इससे पहले आपको बता दें कि तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी इस पूरी हिंसा के बाद में, और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ आदेश थे कि जो भी उपद्रवी है या जिसने भी हिंसा को भड़काने की कोशिश की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ आदेश थे, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नदीम पर दरअसल भीड़ जुटाने का आरोप भी है कि उसने भीड़ को इकट्ठा किया, और नदीम को जब गिरफ्तार किया गया तो उससे पहले ही वो उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते ही नदीम को पकड़ लिया, नदीम को गिरफ्तार कर लिया और अब उससे पूछताछ की जा रही है। और नदीम की पूरी जो उसकी क्राइम कुंडली है वो भी इस समय खोली जा रही है। एक एक चीज की जांच पुलिस कर रही है और तौकीर के समर्थकों पर भी शिकंजा इस समय कसा जा रहा है, जो साथ के लोग हैं जिन्होंने ये हिंसा भड़काई। समर्थक आरिफ खान की अगर हम बात करें तो उस पर भी एक्शन लिया गया है। आरिफ खान की जो संपत्ति है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसको इस समय सीज कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर भी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बंद कर बैर उपद्रवियों को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ ही निर्देश थे कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे, कार्रवाई होगी ही। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। आप विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि पुलिस ने मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी से हिंसा में कि एक एक कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है, और लेकिन क्या बरेली साजिश के पीछे इन दो चेहरे तो सामने आ चुके हैं, क्या इसके अलावा भी कोई और बड़ा चेहरा छिपा हो सकता है? विकास, देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए हैं और 10 मुकदमों में से 7 मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा का नाम है। इसका मतलब वो सबसे मुख्य आरोपी वो स्वयं है, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब बारी है उनके सहयोगियों की। कुल मिलाकर अब तक कल तक इसमें 27 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी थी, और जो नदीम है इसकी गिरफ्तारी आज की गई है, ऐसी सूचना मिल रही है। आज देर शाम 4 बजे के आसपास पुलिस इसको लेकर ब्रीफिंग कर सकती है, उसके बारे में डिटेल बता सकती है। लेकिन नदीम के बारे में अगर जहां तक जानकारी मिल रही है, ये मौलाना की पार्टी आईएमसी का बरेली का जिला अध्यक्ष रहा है, उनकी पार्टी का सदस्य है और उनका बेहद ही करीबी माना जाता है। इसको पकड़े जाने के बाद इससे तमाम सारे साक्ष्य सामने आएंगे, इनकी मोबाइल कॉल डिटेल से तमाम सारी चीजें पता चलेंगी, किस तरीके से मैसेज लोगों को पहुंचाया गया, किस तरीके से वहां पर क्या कुछ करने की जो गतिविधियां हैं जो वहां पर किया गया है, उन चीजों के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए थे। पूरी मामले को अगर देखते हैं तो एक बड़ी एक साजिश रचने के तहत ये काम देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ वहां पर तमाम सारे लोगों को घर भेज दिया था समझाकर, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर अचानक से 2 बजे के बाद से भीड़ इकट्ठा होती है 3 से 4 जगहों पर। उसके बाद पुलिस पर पथराव किया जाता है, फायरिंग की जाती है और पुलिस को इस सिलसिले में हथियार भी मिले हैं, पत्थर भी मिले हैं, बोतलें भी मिली हैं कांच की, जिन पे पेट्रोल भरा हुआ था। इन तमाम सारी चीजें जाहिर कर रही थी कि उनके इरादे क्या हैं। जुम्मे की नमाज के बाद तमाम सारे लोग तो चले गए थे, लेकिन इन नमाज अदा करने के बाद इन लोगों के पास हथियार और इतने सारे पत्थर कैसे आए, यह भी एक जांच का विषय है
क्या इसकी बिल्कुल तैयारी विकास। पहले से ही कर ली गई थी? ये तमाम बिल्कुल सारी विकास, और चीजें हैं इसमें जो पुलिस जांच की होना जांच भी का विषय है। बहुत पुलिस ने जरूरी है कि इसमें क्या ये मामले में SIT पूरी भी साजिश पहले से ही रची गई थी और आखिर इस साजिश में कौन कौन शामिल था। लेकिन इसके साथ ही विकास, हिंसा होने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सख्त आदेश दिए गए थे कि आखिर किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लिया, कई गिरफ्तारियां हुई, काफी पूछताछ भी हुई। इस दौरान क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है विकास? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश थे कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों में कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा बवाल और उपद्रव करने का कोई दोबारा सोच भी ना सके। ये कार्रवाई इस तरीके की बनाई जाए और जो लोग ऐसी कार्रवाई करते हैं उनका जहन्नुम का टिकट काट दिया जाए। निश्चित रूप से कार्रवाई के सख्त निर्देश से उसी के मद्देनजर बरेली पुलिस ने SIT बना दी है। वो SIT पूरे मामले की जांच कर रही है। उस मामले के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे तमाम सारी चीजें निकल कर आई, बरेली में 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इसके साथ साथ वहां पर पुलिस की धरपकड़ लगातार जारी है। पुलिस के साथ साथ वहां पर बरेली विकास प्राधिकरण ने भी कार्रवाई की है। जैसा कि अभी आपने बताया कि मौलाना के करीबी आरिफ खान की 3 संपत्तियों को सील कर दिया है। आज भी उसकी कार्रवाई जारी है। बरेली में नावल्टी चौराहे के पास जो तमाम सारी दुकानें हैं जिनका माना जाता है कि अवैध तरीके से दुकानें हैं, कहीं ना कहीं मौलाना का वर्दोहद है, इन सब चीजों पर उनको सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। और खासतौर से मौलाना तौकीर की जो पार्टी कार्यालय है वहां पर सामान खाली कराया जा रहा है, वहां पर भी कार्रवाई करने की जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और अपनी अग्रिम कार्रवाई के लिए लगातार जारी है, चाहे वो विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हो, चाहे पुलिस की कार्रवाई हो, चाहे SIT अपनी टीम में लगातार तेजी के साथ जांच कर रही है। और नदीम के पकड़े जाने के बाद तमाम सारे खुलासे होंगे, क्योंकि किस तरीके से नदीम भीड़ एकत्रित करने के लिए किन किन लोगों को मैसेज किया और मैसेज में क्या कुछ बातें कही गई, और ये सारी चीजें नदीम के से बातचीत के बाद तमाम सारे और खुलासे होंगे। लेकिन जो 27 लोगों को जेल भेजा गया है उनसे भी तमाम सारी अहम जानकारियां मिली हैं, उसी के आधार पर आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इस बैठक से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि गाजा संकट में बड़ी प्रगति हुई है, समाधान के प्रयासों में यह बड़ी प्रगति की गई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अरब और मुस्लिम नेताओं के साथ चर्चा के दौरान स्थायी सीजफायर स्थापित करने के उद्देश्य से एक विस्तृत 21 सूत्रीय योजना डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की है। अब इस योजना में हमास द्वारा बंधकों की 48 घंटे के अंदर रिहाई और साथ ही युद्ध समाप्ति के बाद गाजा के पुनर्निर्माण का भी रोडमैप इस 21 सूत्रीय में शामिल है। ऐसे में देखना यह होगा कि आज होने वाली बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और क्या 21 सूत्रीय योजना कितनी सफल होती है। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं गाजा पर जल्द डील के संकेत। तो जी हां, गाजा पर जल्द ही डील के ये संकेत इस समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां गाजा संकट सुलझाने की तैयारी इस वक्त अमेरिका की तरफ से की जा रही है। बहुत जल्द ही ये डील हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 सूत्रीय शांति प्रस्ताव ये रखा है, जिसमें प्रस्ताव में गाजा युद्ध खत्म करने का पूरा रोड मैप तैयार किया गया है अमेरिका की तरफ से। अरब मुस्लिम देशों से चर्चा करने के बाद में इस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच में ये प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश किया गया है। आखिर इस प्रस्ताव में क्या कुछ 21 चीजें हैं वो बताएंगे आपको, लेकिन इसके साथ ही इस प्रस्ताव में मुख्य बिंदु जो हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इस प्रस्ताव में 21 सूत्रीय शांति योजना है। गाजा को दोबारा से पुनर्स्थापित करने की योजना इसमें शामिल है। साथ ही गाजा आतंक कट्टरपंथ से मुक्त होगा। इजराइल ने हमास सहमति से युद्ध तुरंत रुकेगा। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक योजना भी बनाई जाएगी, ये बात भी इस दौरान कही जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों पक्षों की सहमति पर तुरंत युद्ध विराम होगा और आज की जो अहम बैठक होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है कई मायनों में। इजराइल की सहमति के बाद 48 घंटे के अंदर सभी बंधकों को लौटाया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि अब आज ट्रंप और नेतन्याहू की जो ये मुलाकात होने वाली है, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 21 सूत्रीय जो शांति योजना है उसको भी रखा जाएगा। व्हाइट हाउस में ये मुलाकात और शांति प्रस्ताव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान गाजा युद्ध विराम को लेकर सहमति बन सकती है और साल में ये चौथी बार डोनाल्ड ट्रंप
नेतन्याहू से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इजराइल पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में नजर इस महत्वपूर्ण मुलाकात पर, इस बैठक पर लगातार बनी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा उन्हीं का ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की इस बैठक को आखिर कितना अहम माना जा रहा है, और साथ ही 21 सूत्रीय जो योजना है उसमें क्या क्या अहम बिंदु हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही अहम बैठक है, क्योंकि अभी देखा आपने कि नेतन्याहू ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण दिया, उसके बाद पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण दिया, और एक लवोलुभाव दोनों का यही था कि हमास को किसी भी तरीके से वापस गजा में नहीं लौटने देना है। एक महत्वपूर्ण बात ये थी। एक महत्वपूर्ण बात डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ ये भी कही थी, गजा का जो हल है वो निकाला जाएगा जैसे ही हमास सारे बंधकों को लौटा देता है, उसके बाद वहाँ जो युद्ध विराम लागू हो जाएगा, साथ साथ युद्ध विराम लागू हो सकता है। तो निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप लगातार काम कर रहे थे। 24 सितंबर को उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं मिडिल ईस्ट के लिए उस पूरे गाजा मामले पे, तो उन्होंने एक अपना 21 पॉइंट प्रोग्राम सर्कुलेट किया था अरब लीग के नेताओं के साथ, मुस्लिम नेताओं की बैठक जो बुलाई गई थी उसमें। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाजा का पुनर्निर्माण करना है। यह बहुत ही राहत वाली बात है कि गाजा जिस तरीके से नस्तनाबूद हो गया है इजराइल के लगातार हमलों की वजह से, 3.5 लाख से ज़्यादा लोग गजा से बाहर जाने को मजबूर हुए हैं, 57,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें स्त्रियां हैं, बच्चे हैं। तो एक आशा की किरण दिखाई पड़ती है कि गजा के लोग फिर वापस लौट सकते हैं, जो लोग वहां से वापस चले गए थे। लोगों को ऐसा लग रहा था कि नेतन्याहू जिस तरीके से बोल रहे हैं अब पूरी तरह से वहां इजराइल कब्जा कर लेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, हम इस बात की गारंटी करेंगे। तो यह एक राहत वाली बात है। अब निश्चित तौर पे अब हमास के हाथ में ये पूरा है कि हमास कितनी जल्दी होस्टेजेज को जो बंधक बनाए जो है इजरायली नागरिक, उसको कितनी जल्दी लौटाता है। अगर वो जल्दी लौटा देता है तो निश्चित तौर पे युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा लक्ष्य, व्यक्तिगत लक्ष्य भी है कि इस मामले को जितनी जल्दी वो शांत करेंगे उतनी जल्दी उनको अपना जो नोबेल पीस प्राइज लेने की जो आकांक्षा है उस आकांक्षा को भी उनको बल मिलेगा। तो उनकी व्यक्तिगत रुचि भी इस बात में है, और इसीलिए नेतन्याहू के साथ जो बैठक होगी उसमें एक व्यवहारिक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। और अभी आपने देखा कि इसके पैरेलल एक और प्रयास चल रहा था कि गीता वहां बनाया जाएगा, गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी, जिसमें कि टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको उसका तत्कालिक तौर पर इंचार्ज बनाया जाएगा, और बाद में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वहां का शासन सौंपा जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका की तरफ से जो ये 21 सूत्रीय प्रस्ताव पूरा तैयार किया गया है, उसके जरिए आपको क्या लगता है कि अमेरिका का असली मकसद क्या है इसके पीछे? क्या अमेरिका वाकई शांति बहाली करना चाहता है, या फिर मध्य पूर्व में अपना जो प्रभाव है उसे दोबारा स्थापित करने की कोशिश है? कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित तौर पे जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो ये दोनों बातें होती हैं शामिल। एक तो है कि जो मध्यस्थता करता रहता है वो उसको भी चाहिए होता है कि उसकी मौजूदगी वहाँ रहे, उसका वहाँ रिलीवेंस बना रहे। अमेरिका अपना रिलीवेंस निश्चित तौर पे चाहता है, और अगर ये काम हो जाता है, गजा में शांति हो जाती है, तो निश्चित तौर पे अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा उस पूरे इलाके में, क्योंकि अरब के जितने देश हैं, सारे पड़ोसी देश जो इजराइल पैलेस्टाइन के हैं, सब एक तरीके से हार मान चुके हैं कि इजराइल के साथ मुकाबला करने की उनकी स्थिति नहीं है। और ऐसी स्थिति में कौन इस इलाके में शांति स्थापित कर सकता है? तो वो है अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव बढ़ेगा इस इलाके में। लेकिन एक जैसा कि सब लोग बोल रहे हैं कि इस मामले में एक सीरियस प्रयास डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो रहा है। नेतन्याहू इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक सारे बंधकों को नहीं लौटाया जाता है तब तक हम एक कदम भी आगे इसमें नहीं बढ़ाएंगे। युद्ध जारी रहेगा, हर 5 मिनट पे 7 मिनट पे वहां बमबारी होती रहेगी और गजा के लोग बाहर जाने को मजबूत होते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे यही स्थिति है कि अभी एक सक्रिय प्रयास और एक सीरियस प्रयास हो रहा है अमेरिका की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। देखना होगा कि ऐसे में हमास की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्या जो बंधक है उनकी वापसी होती है या नहीं। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।